1857। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसने सब कुछ बदल दिया। आज हम बात करेंगे उसी विद्रोह की, एक ऐसी बगावत की जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की चूलें हिला दी थीं। तारीख थी 10 मई 1857 और शहर था मेरठ। यहीं से एक छोटी सी चिंगारी भड़की और देखते ही देखते वो एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। पर सवाल तो ये है कि सिपाहियों की एक बगावत एक इतना बड़ा जनविद्रोह कैसे बन गई? कैसे इसने उस दौर के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर को सीधी चुनौती दे दी? चलिए, आज इसी सवाल के जवाब ढूंढते हैं, इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस आग को हवा दी। वो क्या था जिसने एकदम से हालात बिगाड़ दिए? पर एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था। सोचिए, एक छोटा सा टेक्निकल चेंज कैसे एक भयानक संकट की वजह बन सकता है। हुआ कुछ यूं कि नई एनफील्ड राइफलें लाई गईं। अब इनको लोड करने का तरीका ये था कि कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। और यहीं से फैली एक अफवाह जिसने सब कुछ जलाकर रख दिया। अफवाह ये थी कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब ये तो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों दोनों के धर्म पर एक सीधा हमला था। उन्होंने मना किया तो उन्हें सजा दी गई और बस यहीं से बगावत का बिगुल फूंक दिया गया। तो जैसा कि अभी हमने बात की, ये चर्बी वाला कारतूस तो बस वो आखिरी तिनका था। असली गुस्सा, असली बारूद तो पिछले 100 सालों के ब्रिटिश राज में धीरे धीरे जमा हो रहा था। तो चलिए अब उन गहरे कारणों को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना, दो शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। पहला है सैन्य विद्रोह या म्यूटिनी। इसका मतलब सीधा सा है, जब फौज के सिपाही अपने ही अफसरों का हुक्म मानने से मना कर दें। और दूसरा शब्द है जन विद्रोह, जिसे रिवोल्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ सैनिक नहीं होते बल्कि आम लोग, किसान, मजदूर, राजे रजवाड़े सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और 1857 की सबसे खास बात यही थी। इसकी शुरुआत तो एक म्यूटनी से हुई, लेकिन ये इतनी तेजी से एक रिवोल्ट में बदल गया कि सब हैरान रह गए। इसमें समाज का हर हिस्सा शामिल हो गया, सिपाही, किसान, जमींदार, सब एक साथ। और इसी वजह से ये इतना बड़ा और इतना खतरनाक बन गया। और देखिए, ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि सिपाहियों का गुस्सा 1857 में अचानक से फूटा। ये गुस्सा तो दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ, फिर 1824 में बैरकपुर में बगावत हुई। ऐसी कई छोटी बड़ी घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं। 1857 तो बस उस ज्वालामुखी का फटना था जो सालों से खदबदा रहा था। तो अब आते हैं पॉलिटिकल वजहों पर। अंग्रेजों ने ना एक एक करके भारतीय शासकों की कमर तोड़ दी। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चालाकी भरी नीतियां बनाई और रानी लक्ष्मीबाई की झांसी छीन ली। जो मुगल बादशाह दिल्ली में बैठे थे, उनकी इज्जत को बिल्कुल खाक में मिला दिया। और तो और अवध में 21,000 तालुकदारों की जमीनें ही जब्त कर ली। मतलब साफ था, अंग्रेज अपने लिए बहुत सारे ताकतवर दुश्मन बना रहे थे। फिर बात आती है पैसे की, यानी इकोनॉमिक कॉजेज। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को जैसे चूस लिया था। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि वो तबाह हो गए। इंग्लैंड से आने वाले सस्ते माल ने हमारे हाथ के कारीगरों का काम धंधा चौपट कर दिया। और भारत की दौलत, जिसे हम इकोनॉमिक ड्रेन के नाम से जानते हैं, वो जहाज़ों में लद लद कर इंग्लैंड पहुंच रही थी। हालत ये थी कि आम आदमी से लेकर बड़े जमींदार तक हर कोई परेशान था। और इन सब के ऊपर था सोशल और रिलीजियस एंगल। अंग्रेज अफसर भारतीयों को बहुत हिकारत की नज़र से देखते थे। हाँ, उन्होंने सती प्रथा खत्म करने जैसे कुछ सुधार जरूर किए, पर लोगों को ये अपनी परंपराओं और धर्म में सीधी दखलंदाजी लगी। और फिर आया वो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस कानून ने तो सिपाहियों को समुद्र पार जाकर लड़ने को मजबूर कर दिया, और उस जमाने में समुद्र पार करना मतलब धर्मभ्रष्ट होना माना जाता था। ये मानो ताबूत में आखिरी कील थी। तो वजहें तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि मेरठ से उठी ये चिंगारी कैसे जंगल की आग की तरह फैली और पूरे उत्तर भारत में फैल गई। विद्रोह की आग बहुत तेजी से फैली। मेरठ से सिपाही सीधे दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का शहंशाह ऐलान कर दिया। कानपुर में कमान संभाली नाना साहेब ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना बनकर सामने आई जिनका नाम आज भी सबकी जुबां पर है। ये विद्रोह इतना बड़ा था, इतना जोरदार था
तो फिर इसे दबा कैसे दिया गया? सोचने वाली बात है कि इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी के बाद भी आखिर ये नाकामयाब क्यों हुआ? इसका जवाब ना बिल्कुल साफ साफ है। एक तरफ थे हमारे विद्रोही, बहादुर पर बिखरे हुए, कोई एक लीडर नहीं, कोई एक कॉमन प्लान नहीं। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड, नई एनफील्ड राइफल जैसे हथियारों से लैस, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भारत के ही कुछ रजवाड़ों और पढ़े लिखे लोगों का सपोर्ट भी हासिल था। सच कहें तो ये लड़ाई बराबरी की थी ही नहीं। तो विद्रोह को कुचल तो दिया गया, पर क्या हम इसे पूरी तरह से एक नाकामी कह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ये विद्रोह फेल हो गया, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो 100 साल से भारत पर हुकूमत कर रही थी, उसे हटा दिया गया और अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर 1857 की इस लड़ाई को आखिर कहा क्या जाए, इस पर आज भी हिस्टोरियंस में खूब बहस होती है। कुछ इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जैसा वीडी सावरकर ने कहा था। वहीं कई ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसे सिर्फ सिपाहियों का गदर कहकर इसकी अहमियत कम करने की कोशिश की। ये अलग अलग नाम ही बताते हैं कि ये घटना कितनी पेचीदा और कितनी जरूरी थी। इस पूरी बात को खत्म करते हैं एक अंग्रेज अफसर जॉन लॉरेंस के ही एक कोट के साथ। उन्होंने बाद में लिखा था कि अगर इन बागियों में एक भी काबिल लीडर पैदा हो जाता तो हमारा साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया होता। ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है और हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि वो लड़ाई जीत के कितने नजदीक थी और उस महान विद्रोह ने आने वाली आज़ादी की लड़ाई के लिए कैसी जमीन तैयार की।